8 मार्च 2026 को जब इंडिया न्यूज़ीलैंड के साथ भिड़ेगी अहमदाबाद के उस ग्राउंड पे, तो बहुत सारे लोगों की पुरानी मेमोरीज़ जो हैं 19 नवंबर की, वो ताज़ा हो जाएँगी। क्या डिफरेंट हो सकता है? इस बार पिच थोड़ी अलग है, इस बार ब्लैक सॉइल नहीं है, इस बार मिक्स सॉइल विकेट है, जिसमें 25% ब्लैक सॉइल होता है, 75% रेड सॉइल होता है, जो हमने आईपीएल फाइनल वाले दिन भी देखी थी, वही पिच है। कोशिश की गई है कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस दी जाए, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होगी, बाउंस अच्छा होगा पिच पे। ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड लेंथ्स है इस ग्राउंड के हिसाब से? हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट बाउंड्रीज़ थोड़ी छोटी हैं और स्क्वायर बाउंड्रीज़ थोड़ी बड़ी हैं। उसके चलते थोड़ा-सा आप बैक ऑफ द लेंथ बॉल्स रख सकते हैं ताकि आपको मार कम पड़े। अगर आप स्पिनर हैं, मार्जिन फॉर एरर यहाँ पे बहुत कम है। बेस्ट पॉसिबल एरिया जहाँ बॉल कर सकते हैं वो 6 टू 7 मीटर लेंथ ही बनती है, और अगर आप पेसर हैं तो आप 6 टू 8 मीटर लेंथ के बीच में यहाँ पे सबसे इफेक्टिव है। 8 6 टू 7 थोड़ी एग्रेसिव लेंथ रही है जहाँ पे विकेट्स मिली हैं, और 7 टू 8 इज़ वेरी डिफेंसिव लाइन जहाँ पे ज़्यादा रन्स नहीं पड़ते। इनफैक्ट 6 से भी कम की इकॉनमी में वहाँ पे रन्स पड़े हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लान्स होंगे जहाँ पे आप कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप इंडियन बॉलिंग अटैक या फिन एलन और टाइम साइफर्ट को ऊपर बॉल नहीं करना चाहेंगे। साउथ अफ्रीका ने यही गलती की, बहुत फुल किया। फुल जाने पे अगर आप फिन एलन की बात करें तो उनकी 300 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट है, इवन इस वर्ल्ड कप में आने से पहले भी। तो आप उन्हें वहाँ कर ही नहीं सकते। हाँ, उन्हें आप स्टंप्स पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टंप्स पे भी वो मारते हैं काफ़ी। उनके लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैक ऑफ द लेंथ, टेस्ट मैच लेंथ ही सबसे बढ़िया है। हाँ, थोड़ा पेस ऑफ अगर इन दोनों बैटर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं, वो भी थोड़ा काम करता है। वहीं पे क्या इंपॉर्टेंट की मैचअप्स होंगे, पहले एक बार हम इंडिया की तरफ से देख लेते हैं। अगर आप इस टाइम पे सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं सबकी तरफ से, तो वो है कि हम फिन एलन को कैसे रोकें? फिन एलन के लिए 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एज़ अ पेसर आप 6 टू 8 मीटर लेंथ के बीच में बैक ऑफ द लेंथ थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप रखें, कोशिश करें चेंज ऑफ पेस, जहाँ पे बुमराह का स्लोअर बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप स्पिनर हैं, तो वहाँ पे अक्षर पटेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 6 टू 7 मीटर लेंथ के बीच में जहाँ पे स्टेप हिट, जो कि जनरली खड़े-खड़े प्लेयर्स आगे का छक्का मारने की एबिलिटी रखते हैं, वो मुश्किल हो जाती है। पैर ज़्यादा फिन एलन यूज़ करते ही नहीं है, और अगर बॉल अंडरकट करे, जो कि अक्षर की खासियत है, जो आपने टॉम बैंटन के अगेंस्ट भी देखा हो पिछले मैच में, कि अंडरकट 84 किलोमीटर्स की बॉल थी, पढ़ के विद द एंगल वो अंदर आ जाती है। अगर आप अंडरकट को समझें, तो सिंपल सा हिसाब होता है, जो क्रिकेट बॉल की सीम है, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है ग्राउंड से, ताकि जब पड़ती है पिच पे बॉल, तो उसका जो चमड़ा होता है, लेदर होता है, वो पिच पे पड़ता है, इसके कारण बॉल स्किड कर जाती है। तो इसलिए अंडरकट जनरली विद द एंगल अंदर आती है, वहाँ पे फिन एलन थोड़ा-सा क्रैम्प भी हो सकते हैं, इतनी ईज़िली वो शॉट्स नहीं मार पाएँगे। और इसी तरह से 5th टी20 आई में भी त्रिवेंद्रम में अक्षर ने फिन एलन को आउट किया था। वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा, उसी की थोड़ी-सी कोशिश रहेगी वैसा सा कुछ करें। वरुण की भी वही सी लेंथ्स हैं, पर क्या वो टीम में बनते हैं, नहीं बनते हैं, उस पे भी एक थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बहुत सारे इम्पोर्टेंट और भी इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं, अगर आप इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। सबसे पहले टिम साइफर्ट के लिए भी आपको थोड़ा इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, उन्हें भी थोड़ा पेस ऑफ डिलीवरीज़ ने हमेशा तंग की है। अगर आप रचन की बात करें, रचन को आप कभी भी स्टंप्स पे बॉल ना करें, आउटसाइड ऑफ स्टंप करें, क्योंकि वो स्टंप्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं। यहीं पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैचअप हो जाता है कि क्या हम वरुण को खेलते हुए देखें, या उनकी जगह कुलदीप यादव आएँ, या उनकी जगह हम वॉशी या सिराज को भी देख सकते हैं। एक-एक करके इस चीज़ को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वरुण जब न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज़ भी खेले थे, तो 3 मैचेज़ में 12 ओवरों में उन्हें 108 रन पड़े थे, 4 विकेट्स थे, जिसमें से 2 प्लेयर्स इस सीरीज़ में है ही नहीं। तो जो इस फाइनल में टीम खेलने वाली है, उसके हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ चैपमैन को और रचन को उन्होंने आउट किया, पर रचन ने उन्हें काफ़ी उससे पहले मारा भी है। 13 गेंदों में 33 रन रचन उनके अगेंस्ट मार पाए हैं, तो बहुत एग्रेसिव रहे हैं। 12 ओवरों में न्यूज़ीलैंड ने 8 छक्के वरुण के अगेंस्ट हिट किए हैं, तो वो कभी ज़्यादा तंग नहीं हुए वरुण से, जितना जनरली वरुण से हम एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से। क्या यहाँ पे कुलदीप यादव ऑप्शन बनते हैं? वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस पिच पे, इस ग्राउंड पे स्लो स्पिन उतना काम नहीं करती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रन्स के लिए जाती है। तो अगर एक ग्राउंड जहाँ पे कुलदीप इतने आइडियल नहीं है, शायद वो यही ग्राउंड है। क्या आप वॉशी को खिला सकते हैं? वो एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इनके पास लेफ्टीज़ हैं, सचिन हैं, चैपमैन हैं, तो उसके चलते, और इवन सैंटनर भी हैं। आप वरुण उनकी तरफ देख सकते हैं, पर क्या आप वाशिंगटन सुंदर से 4 ओवर का स्पेल एक्सपेक्ट कर पाएँगे? वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से 4 ओवर का स्पेल आपको नहीं दिया है। ऐसे में सिराज का ये होम ग्राउंड है, जीटी के लिए बहुत खेले हैं।
हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो 7 टू 8 मीटर लेंथ होती है, उसमें सिराज ने टोटल 48 गेंदें की हैं, 42 रन देके 2 विकेट्स लिए हैं। तो वो जो कि गो टू लेंथ इस वर्ल्ड कप में भी रही है, वो सिराज के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अगर टेस्ट मैच लेंथ पे सिराज करें, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखें, क्योंकि हमने देखा है ओडीआई क्रिकेट में भी वो पहले से थोड़े ज़्यादा डिफेंसिव बॉलर बन गए हैं, तो ये एक अच्छा प्लॉय हो सकता है, अगर आप इंडिया की बॉलिंग अटैक की तरफ से सोचते हैं। वहीं पे न्यूज़ीलैंड की तरफ से अगर देखें तो उनके क्या पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं। अगर हम सबसे पहले प्लेइंग 11s की तरफ देखें, इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा को अब आप ड्रॉप करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा वो बैलेंस हिला देता है। वहाँ पे अगर एक पोज़ीशन है जो चेंज करने लायक बन सकती है, वो वरुण के बारे में ही सोचा जा सकता है। क्या इंडिया भी साउथ अफ्रीका की तरह 4 पेसर और 1 स्पिनर की तरह जाना चाहेगा, जैसे उन्होंने अहमदाबाद में अपना फोर्ट्रेस बना दिया था? या हम वहाँ पे थोड़ा-सा और चेंज होते देखें, या कुलदीप या वॉशिंगटन में से भी कोई अंदर आ सकता है, या इंडिया सोचेगी कि नहीं, हम विनिंग कॉम्बिनेशन को भी चेंज नहीं करने वाले हैं, ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ीलैंड के लिए भी एक थोड़ा-सा अब डायलेमा है, उनका ओपनिंग पेयर बहुत सही चल रहा है, साइफर्ट और फिनालन हो जाते हैं, फिर उनके पास मिडल ऑर्डर में रचिन हैं, डैरेल हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, उसके बाद चैपमैन हैं, फिर उनके पास सैंटनर हैं, नीशम हैं। इन सब के चलते मैकॉन्की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 लेफ्टीज़ हैं जिनके अगेंस्ट उनके मैचअप बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। क्या आप नीशम को ड्रॉप करके यहाँ पे जेकब डफ़ी को लेके आना चाहेंगे? क्योंकि जेकब डफ़ी ने ईशान किशन को भी तंग किया था, जेकब डफ़ी ने इवन वहाँ पे अभिषेक को भी तंग किया था, तो वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अदरवाइज़ मैट हेनरी और फर्गुसन भी काफ़ी अच्छे आपके पास पेस बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी एक्सिस्ट करते हैं। मैचअप्स क्या रहेंगे? अगर हम न्यूज़ीलैंड के पर्सपेक्टिव से देखें, सैंटनर ने स्काई को बहुत तंग किया है, 73 बॉल्स, 89 रन्स और 3 बार आउट भी कर चुके हैं। वहीं पे संजू सैमसन के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम का टाइम बन जाता है इनके अगेंस्ट, क्योंकि न्यूज़ीलैंड के जब सीरीज़ खेले थे, इतने अच्छी फॉर्म में नहीं थे। फर्गुसन के अगेंस्ट अक्रॉस ऑल टी20 जिसमें आईपीएल को इंक्लूड कर लें, 21 गेंदें खेली हैं, सिर्फ 18 रन मारे हैं और 2 बार आउट हुए हैं। एक बार आईपीएल में और एक बार अभी हमने देखा था जो 5th टी20 आया था, वहाँ पे थर्ड मैन रीजन में कैच आउट हुए थे। अभिषेक भी थोड़ा-सा तंग हुए हैं इन पेसर्स से, इवन फर्गुसन ने उनको उस मैच में बोल्ड आउट भी किया था। वहीं पे इवन मैट हेनरी का भी संजू के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड रहा है। मैट हेनरी ने 10 गेंदों में 15 रन देके 2 बार उन्हें 3 मैचेस में आउट किया, और हमें पता है कि उन मैचेस में भी कैचेस ड्रॉप भी हुए थे। पर हाँ, तब संजू एक स्टेबल बेस के साथ नहीं खेल रहे थे, अब स्टेबल बेस के साथ खेल रहे हैं। बट मैट हेनरी जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल अंदर लेके आते हैं और इवन वॉबल बॉल के साथ बाहर निकालने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा। रिट्सवेल विकेट के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनके लिए, बट हाँ, उनकी लाइन्स एंड लेंथ्स थोड़ी ट्रिकी रही हैं, उसका थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में मैकॉन्की वर्सेस इंडिया के लेफ्ट हैंडर्स भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपने पिछले मैच में देखा कि किस तरह से उन्होंने डीकॉक को फँसाया और उसके बाद किस तरह से इवन रिकल्टन भी अगली बॉल पे चलते बने। वही सेम कंसर्न्स काफ़ी हद तक इंडियन लेफ्ट हैंडर्स के भी रहे हैं। अभिषेक को टीम्स ने स्ट्रेटर लाइन्स की हैं, उनको फ़ोर्स किया है कि वो ज़्यादा लेग स्टंप की तरफ खेलें, और वहाँ वो थोड़ा-सा फँसे हैं। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट इस सीरीज़ में तो बहुत बार फँसे हैं। और वहीं पे ईशान किशन को कोशिश की गई है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा जाए, कोई आउटसाइड ऑफ स्टंप वो ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्सेप्शन था कि उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से रिवर्स स्वीप्स को यूज़ किया था। तो क्या वो सेम चीज़ यहाँ कर सकते हो कि रेड सॉइल के साथ थोड़ा बाउंस भी ज़्यादा होता है? ये इंटरेस्टिंग होगा, ये चीज़ें थोड़ी-सी देखने लायक होंगी। तो काफ़ी सारे अमेजिंग मैचअप्स हैं दोनों टीम्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ेवर में भी हैं, अगेंस्ट में भी है। आई थिंक एक बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। थोड़ा-सा मैं इंडियन टीम के साथ जाऊँगा, बिकॉज़ धीरे-धीरे लग रहा है कि मोमेंटम पिक कर रहे हैं और अभी भी शायद अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। वहीं पे न्यूज़ीलैंड के पास भी बहुत सारा फायर पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या वो बड़े मोमेंट पे ऊपर उठ के आ पाते हैं, पहला अपना वर्ल्ड कप जीत पाते हैं, वो देखने लायक होगा। आपका इस सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ, और बने रहें चैनल्स के साथ। कोशिश करें कि इस वीडियो को भी हाइप करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।